गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू अनदर आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और ये इंडियन पॉलिटी की जो क्लासेस छूटी हुई हैं आपकी वो अब इस समय हुआ करेंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि ये उसी प्लेलिस्ट में ऐड रहेगी, जो पॉलिटी की क्लासेस हैं आपकी उसी प्लेलिस्ट में ऐड रहेंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा हुआ था कि आर्टिकल 21 तक की आपने देखा हुआ, आर्टिकल 21 तक के तो हमने बात कर ली हुई थी। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे वो आर्टिकल 21 ए की बात रहेगी या का बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद में आर्टिकल 22 की बात करेंगे। साथ में अगर टाइम मिलेगा तो हम आर्टिकल 23 और 24 को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, तो इसकी भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे अगर टाइम मिलेगा। नहीं तो आपके पास में आर्टिकल 21 का और आर्टिकल 22 ये आज हम लोग करने वाले हैं मुख्यतः, और टाइम रहेगा तो इसके साथ में हम लोग 23-24 कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। और ये मित्र ये वो अभी क्लास है 150 घंटे वाली, तो अभी 150 घंटे हुए नहीं है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों तरह से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। हमें आर्टिकल 21 का और 22 के बारे में कुछ जानकारियां जुटानी है, जिससे कि आपको परीक्षा के लिए हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो मिल जानी चाहिए। तो आर्टिकल 21 तक हमने बात की हुई थी, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोग मुझे पता है कमेंट करके भी हमको पूछते हैं, तो हम वहीं पे ही आपको जवाब दे देते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। अगर समझ में नहीं आती, अमूमन ऐसे कोई कमेंट नहीं आते हैं जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आए। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पे क्लियर करते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल 20 ये हमने देखा हुआ था। आर्टिकल 22 हमने देखा हुआ था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ओके, बहुत मूलभूत ये आर्टिकल है जीवन जीने के लिए। इसके लिए हमने तमाम सारे जो है केसेस और तमाम सारे यहाँ पे जो एक तरह से अधिकार दिए गए हैं, एक पूरे अधिकारों की सूची हमने आपको बताई हुई थी। शिक्षा का अधिकार बात करते हैं आर्टिकल 21 का में। ठीक है, इसको यहाँ पे क्यों रखा गया है इसकी भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आर्टिकल 21 का जो है शिक्षा का अधिकार, अर्थात ये भी एक तरह से क्या हो गया है, मूल अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने कुछ नियम बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए कि क्या शिक्षा को भी क्या मौलिक अधिकार में गिना जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, शिक्षा को भी मौलिक अधिकार में गिना जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा भी क्या है, मूलभूत है, और बिना शिक्षा के बाकी मौलिक अधिकारों का कुछ भी करना संभव नहीं है। अर्थात बाकी सारे मौलिक अधिकार धरे के धरे रह जाएंगे अगर शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं रखा जाए। तो बात करते हैं शिक्षा का अधिकार की। आर्टिकल 21 का अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो ये राज्य की जिम्मेदारी है। ये चीज आप लोग नोट करते चलेंगे। किसकी जिम्मेदारी है? ये राज्य की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के एज के बीच के जो भी बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। राज्य की जिम्मेदारी है, इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, ना कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत। अर्थात यहाँ पे क्या देखना है, ये आवश्यक शिक्षा की बात कर रहा है। यहाँ पे कोई एक उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा को यहाँ पे राज्य की जिम्मेदारी पर नहीं छोड़ा जा रहा है। इसके लिए केवल अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है, और वो एज गैप कौन सा एज देख रहे हैं, 6 से लेके 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, और ये राज्य की जिम्मेदारी है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। पॉइंट को नोट करते चलेंगे इसको। ठीक है, और यह संशोधन
देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया। ठीक है, इस संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अर्थात आप डीपीएसपी की बात करेंगे तो डीपीएसपी में आर्टिकल 45, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी क्या किया गया है, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, कि बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। तथापि निदेशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था। अब उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था की गई है। तो ये माननीय न्यायालय जो है यहाँ पे कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकते थे कि सबके सब जो बच्चे हैं 6 से लेकर 14 साल जो प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीपीएसपी में ये भाग होने के कारण, ठीक है, आर्टिकल 45 में जैसा आप देख पा रहे हैं, होने के कारण इसको वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता था। अर्थात आप कोई भी किसी भी न्यायालय में आप नहीं जा सकते थे कि शिक्षा का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है और वो शिक्षा हमें दी जानी चाहिए। तो ये सारे यहाँ पे अब कई सारे मुद्दे उठते थे। तो संविधान निर्माताओं ने क्यों ऐसा सोचा होगा कि शिक्षा जैसी मूलभूत चीज को उन्होंने क्या कर दिया है, डीपीएस अर्थात राज्य पे छोड़ दिया गया कि अगर राज्य जैसी सुविधा चाहेंगे या जैसा उनके पास में रिसोर्सेस रहेंगे वैसी वो क्या करेंगे, लोगों को शिक्षा देंगे। तो उस टाइम ऐसा हुआ होगा कि भाई उस टाइम 1947 की बात करें जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, तो उस टाइम ऐसे संविधान निर्माताओं के मन में रहा होगा कि शायद सरकार के पास या देश के पास में इतना धन नहीं है कि वो सबको एक साथ शिक्षा प्रोवाइड कराए। तो ये किस पे बोल दिया गया, ये संविधान में ऐसा डीपीएस में जोड़ दिया कि जब राज्य सुविधा, जब राज्य को ऐसा लगे तो वो क्या करेगा, तो वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत में होने के कारण न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता। आप न्यायालय सीधे नहीं जा सकते कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है क्योंकि मुझे शिक्षा नहीं मिल रही है। ठीक है, तो फिर क्या किया गया, आर्टिकल 21 में, और आर्टिकल 21 का आप जानते हैं मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को रखा गया, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, चलो, और ये संशोधन कब किया गया है, ये 2002 में किया गया। ओके, यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निदेशक तत्वों को बदलता है। अब इसे पढ़ा जाता है, राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। तो यह व्यवस्था 2002 में चेंज हो जाती है और व्यवस्था चेंज होके अब इसको कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है कि राज्य सभी बच्चों को 14 साल की उम्र होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। पहले क्या था, केवल पहले आप देख पा रहे हैं निःशुल्क बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अपनी सुविधा अनुसार कौन, राज्य करेंगे। लेकिन अब ये नीति निर्देशक तत्वों में भी बदलाव करता है, अर्थात आर्टिकल 45 में भी बदलाव करता है, इसकी परिभाषा चेंज करता है, और आप देखेंगे एक नया आर्टिकल जो है वो मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाता है। वो क्या है, आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21 आगे, इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। बदलाव देखिए आप, कई जगह बदलाव हो रहे हैं। एक तो आर्टिकल 21 में सीधे तौर पर लिखा गया अब यह शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। 45 में चेंज किया गया, उसकी लैंग्वेज, इसकी परिभाषा चेंज की गई और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। क्या बोला गया, और ये आर्टिकल में क्या है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 51 का, और ये क्या है, मूल कर्तव्य। तो आपने देखा कहां कहां चेंजेस हुए हमारे शिक्षा के अधिकार को लेके, मौलिक अधिकारों में चेंजेस हुए, डीपीएसपी में अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव हुए,
मौलिक कर्तव्यों में अर्थात मूल कर्तव्यों में भी बदलाव हुए। आर्टिकल 51 का इसमें जोड़ा गया और इसमें क्या कहा गया कि ये नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को जो कि 6 से 14 साल के एज के हैं, ये उनका भी कर्तव्य होगा कि वो उनको शिक्षा प्राप्त कराएं। ठीक है, दिलवाएं बढ़िया सी शिक्षा। तो राज्य को भी बोल दिया गया और नागरिकों को भी बोल दिया गया। यहां पे आर्टिकल में कर्तव्य के रूप में बोल दिया गया नागरिक, आपका कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के अपने बच्चों को आप अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलवाएंगे। ठीक है, ये शिक्षा प्रदान कराएंगे। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा। देख पा रहे हैं आप, प्राथमिक शिक्षा उसको जोड़ा गया आर्टिकल 21 में कि ये क्या है, ये अधिकार है, आपका मूल अधिकार है। ठीक है, सबको शिक्षा लेने का अपना मूल अधिकार है। ठीक, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में ऐसा कहा और इसमें व्यवस्था की कि भारत के किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विषय है। ठीक है, तो ये बदलाव करने के साथ में तमाम सारे यहाँ पे मुद्दे भी उठे कि इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्यों के विकास का विषय है। और इस फैसले में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले 1992 को बदला, जिसमें घोषणा की गई थी कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे चिकित्सा और इंजीनियरिंग भी शामिल है। तो 1992 जो अपना पहले 1992 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि शिक्षा क्या केवल इसी स्तर पर रह सकती, नहीं, उसने बदला और घोषणा की यहाँ पे कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है। अर्थात शिक्षा चाहिए आपको, तो यहां पे क्या किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में अपना जो निर्णय दिया हुआ था उसको बदला 93 में और कहा कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, 6 से लेकर 14 साल तक का तो है ही, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा का भी अधिकार जो है इंसान का मौलिक अधिकार है। व्यावसायिक शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार बना दिया गया 1993 में। और ऐसे में आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल भी सेट किए गए कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग भी इसमें शामिल कर लिया गया कि ये भी इंसान का मौलिक अधिकार, ये भी क्या है, ये व्यावसायिक शिक्षा ये भी मौलिक अधिकार है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म कब किया, 1993 में रिफॉर्म किया, अपने 1992 के फैसले को पलटते हुए। ठीक है, ओके। अनुच्छेद 21 के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित करके इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें कि अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों अर्थात स्टैंडर्ड का पालन किया जाता हो में प्राप्त करने का अधिकार है। तो वो सारे स्टैंडर्ड जो कि एक स्कूल में होने चाहिए, ठीक है, एक अच्छे स्कूल में होने चाहिए कह सकते हैं, वो सारे मानक जो है सरकार ने तय किए और कहा गया कि ऐसे मानक वाले विद्यालयों में बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे और ये उनको अधिकार दे दिया गया। कब दिया गया, ये 2009 में। ठीक है, ये संसद कर रही है और वो 2002 में जो ऐड किया गया वो अलग। ओके, तो आर्टिकल 21 के अनुसरण में ये अनुसरण किया गया। ये आर्टिकल 21 का में बात करें, 21A की बात करें तो उसका अनुसरण करते हुए संसद ने क्या किया, एक एक्ट बनाया। और वो एक्ट कौन सा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और उसमें तमाम सारे मानक जो हमने बताए हैं आपको, वो सारे के सारे यहाँ पे मानक भी शामिल किए गए। ओके, और यह विधान, ये जो एक्ट है, इस विधान में आप देखेंगे इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया कि समानता, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और
लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मानक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं कि भाई सबको समानता, सब क्या है इक्वलिटी के साथ, और सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस हो जाए, लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्ण और मानवीय समाज निर्माण का जो लक्ष्य है ये तभी पूरा किया जा सकता है जब सभी जो भी है जो पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, सभी को क्या प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया जाए। तो ये इसी वजह से इसको क्या किया गया, ये अधिनियम 2009 में पारित किया गया। तो प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान कहां से निकला, कैसे कर बनाया गया, सरकार ने क्या किया, संसद ने क्या किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये सारे के सारे पहलू हमने आपको बताए। और ये सारे के सारे पहलू कहां कहां शामिल किए गए ये भी हमने बताया। जैसे आर्टिकल 21 का मूल अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 45 डीपीएसपी में भी क्या किया गया, राज्य को यह प्रयास करने के लिए उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन चेंज की गई और एक मौलिक कर्तव्य अर्थात राज्य के अलावा नागरिक भी अपने बच्चों को क्या करें, अनिवार्य रूप से बेसिक शिक्षा दिलवाएं, इसके लिए उनको कर्तव्य में शामिल कर दिया गया। और वो कौन सा था, आर्टिकल 51 का ये कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। तो एक तो अनिवार्य, इसके बाद में एक तरह से राज्य प्रयास करेगा 45 में, इसके बाद में नागरिक भी प्रयास करेंगे, इनका दायित्व होगा, इनका कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बीच के एज के गए पे हैं उनको क्या करें, अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम एक और आर्टिकल, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, निरोध एवं प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरी अरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रिवेंशन डिटेंशन इसको बोलते हैं, प्रिवेंशन डिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसकी हम बात करें तो थोड़ा सा ये मुद्दा समझ लो, गिरफ्तारियों से कुछ संरक्षण प्रदान करने की बात की जा रही है। अगर आपके पास कोई केस हो जाता है, ठीक है, एफआईआर दर्ज हो गया है, तो उसका मतलब बताया जाएगा आपको, भाई गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, एफआईआर किसने किया हुआ है, किस बात को लेकर किया हुआ है। और अगर मनमानी कोई गिरफ्तारियां हो रही हैं तो आर्टिकल 22 जो है वो आपको संरक्षण प्रदान करता है। तो मनमानी गिरफ्तारियों से संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, आर्टिकल 22 जो है वो आया है आपके लिए, स्वागत है, इसका स्वागत करिए। ठीक है, और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे आपको आर्टिकल 22 की जरूरत पड़े। ठीक है, आर्टिकल 22 की जरूरत पड़े ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निगरानी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता, गिरफ्तारी एवं निरोध से अर्थात प्रिवेंशन डिटेंशन, इन दोनों से क्या करता है, ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है। सबसे पहली तो आप देखेंगे कि दंड विषयक अर्थात यहाँ पे कठोर और निवारक की बात हो रही है। दूसरा तो दो तरह का है, एक तो दंड विषयक होती है, दूसरा निवारक होती है। दंड विषयक से आपको क्या है, सजा का प्रावधान कर दिया जाएगा और हो सकता है आपको मृत्युदंड या कारावास जैसे कठोर जो है दंडात्मक कार्रवाई आप पे की जा सकती है। और एक निवारक टाइप का होता है। ठीक है, एक जो है क्या कर रहा, निवारक टाइप का होता है। ठीक है, तो निवारक में आप देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली जो है कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जहां पे क्रिमिनल ऑफेंस में आपको नहीं गिना जाएगा। एफआईआर तो होगी लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा कि जिससे आपने कोई बहुत बड़ा ऐसा क्राइम कर दिया जिससे आपको जेल की सजा हो जाए, आजीवन कारावास हो जाए या मृत्युदंड की सजा कोर्ट जो है आपको दे। तो यहाँ पे दो तरह के दिए गए, हिरासत दो तरह, जैसे एक तो दंड विषयक है जिसमें कठोर होती है और दूसरा निवारक टाइप की होती है। दंड विषयक हिरासत की बात करते हैं यहाँ पे, इंटरेस्टिंग मुद्दा है ये बहुत। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। ये दंड विषयक है, कठोर है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से आपने आप पे ट्रायल चला और आपने क्या किया, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ सबूतों के तहत कि हाँ ये हमने ऐसा ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो होगा क्या, हाँ माननीय कोर्ट जो है न्यायालय आपको सजा देगा और इसी को हम लोग बोलते हैं दंड विषयक। तो यहाँ पे आप अदालत की तरफ से दोषी ठहराए। तो आपने देखा कि हमारे पास में
हिरासत दो तरह की होती है, एक तो दंड विषयक है जिसको अभी हमने जस्ट जाना हुआ है, अर्थात माननीय कोर्ट द्वारा अगर आप दोषी ठहरा दिए गए हैं तो वो दंड विषयक हिरासत है, और दूसरा है निवारक। निवारक की बात करते हैं। निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में अदालत के द्वारा दोषी ठहराया जाए। ठीक है, बिना सुनवाई के। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित ना कर भविष्य में ऐसे अपराध ना करने की चेतावनी देने जैसा होता है ये। ठीक है, और इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होती है। अर्थात निवारक कैसी होती है, क्या कहा जा रहा है कि जिसमें बिना सुनवाई के अदालत जो है, अदालत के द्वारा दोषी ठहराया जाए। ठीक है, बिना सुनवाई के। ऐसे ही कि देखो भाई, आपको हम छोड़ तो रहे हैं लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं हो, तो क्या करेंगे, आप माफी मांग लेंगे, साहब ऐसा है वैसा है, तो क्या करेगा, आपको ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है जाओ। तो ये यहां पे निवारक हिरासत की बात हो रही है, अर्थात बिना सुनवाई के अदालत आपको दोषी ठहराता है और उद्देश्य ये रहता है कि किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित ना कर भविष्य में ऐसे अपराध ना करने की। छोटी मोटी चीजें, जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, ठीक है, ट्रेन में हालांकि दंडनीय अपराध बोला जाता है कि अगर आप टिकट अगर नहीं लिया हुआ है तो दंडनीय अपराध है, हालांकि ट्रेन में टिकट लेके चलना चाहिए। ठीक है, और भी तमाम सारे, जैसे आपने कोई पहली बार अपराध धोखे से हो गया है, ठीक है, आप करना नहीं चाहते थे, तो आपका कोर्ट क्या करेगा, रिकॉर्ड देखेगा कि आप कोई क्रिमिनल तो नहीं है, पेशेवर क्रिमिनल तो नहीं है, आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा। मान लो आप स्टूडेंट हैं, आपसे गलती से कुछ चीजें हो जा रही है, तो उस टाइम कोर्ट क्या करेगा, आपको मौका देगा कि नहीं आप संभल जाइए, ठीक है, अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य में मुझे दोबारा ऐसी आपने हरकत करते हुए आपका केस लगा तो हम आपको क्या करेंगे, कारावास में डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या है, एक वार्निंग देके माननीय कोर्ट जो है छोड़ देता है। तो यहां पे आप देखेंगे जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, बिना सुनवाई के, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे एक बार आपको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब छोटा मोटा ऐसे ही अपराध इन सेंस की कोई आपने रूल तोड़ दिया है उसके लिए क्या है, और पहली बार ऐसा धोखे से हो गया है तो वहां पे ये आपको निवारक हिरासत में रखा जाता है, इसके बाद छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो कोई आपने रिकॉर्ड भी देखा जाता है, जैसे मैंने बताया कि रिकॉर्ड भी देखा जाता है कि आपने भविष्य में कोई ऐसा काम किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो ये इस तरह से निवारक। और हमने दंड विषयक की बात की तो कठोर था, अदालत के द्वारा सीधे तौर पर क्या आपको दोषी ठहराया जा रहा था। ठीक है, अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग जो है वो साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। तो एक एक करके हम बात करने वाले हैं। साधारण कानूनी मामले की बात करें, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो कानून जो नियम बनाए गए हैं उसी के आधार पर काम करना है। ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे दूसरा जो है निवारक हिरासत के मामले में अगर आपको कुछ इस तरह के दंड का प्रावधान किया गया है कि ठीक है भाई ऐसा ऐसा है, तो उसमें आर्टिकल 22 जो है वो कैसे आपको संरक्षण प्रदान करेगा, इसकी हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। ओके, बात समझ आ गई? चलो, सबसे पहले एक अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। जैसे पहली बात ध्यान से सुनेंगे, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। ठीक है, ये क्या है, ये आप देख पा रहे हैं साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, तो गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार आपके पास में जाएगा कि देखिए भाई ये इंसान ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, ठीक है, एफआईआर हुआ है, ठीक है, एफआईआर हुआ है, तो इस वजह से हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, बताया जाएगा आपको। विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। ठीक है, विधि व्यवसायी वकील करने का अधिकार। ठीक है, आप कहेंगे हमारे वकील को बुलाइए, वही सारी बातें करेगा, मैं तो बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप वकील भी कर सकते हैं। ओके, तो वकील करने का अधिकार। दूसरा, दंडाधिकारी अर्थात
मजिस्ट्रेट के सम्मुख 14 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार दिया गया है। यात्रा के समय को मिलाकर, यात्रा के समय को मिलाकर, पॉइंट को नोट करते चलेंगे पीटी के लिए, ठीक है। क्या करेंगे कि मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, ठीक है। कैसे? साधारण कानून के तहत। तो 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के पास में पेश करना होगा, और उसमें क्या है, ये यात्रा के समय को मिलाकर। जब चौकी से, थाने से या पुलिस स्टेशन से आपको माननीय मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, उस समय को भी जोड़ लिया जाएगा। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या है, उसमें यात्रा का समय गिना जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने पे। तो ये आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, ये आर्टिकल 22 में, ठीक है। तो एक तरह से आप देख रहे हैं संरक्षण प्राप्त है आपको बताया जाएगा कि भाई आपको गिरफ्तार क्यों किया गया। आप वकील रख सकते हैं अपना, हम नहीं बात करना चाहेंगे, हमारा वकील बात करेगा, ठीक है, वकील साहब हमारे बात करेंगे। तो ये सब क्या, आपको एक तरह से क्या संरक्षण प्रदान किया गया। और 24 घंटे की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मजिस्ट्रेट के सामने आपको समय, यात्रा का समय भी इसमें ऐड करते हुए पेश किया जाएगा। और एक चौथी बात और, दंडाधिकारी अर्थात मजिस्ट्रेट के द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। 24 घंटे में, जैसे एक चीज मान लो दंडाधिकारी साहब, मजिस्ट्रेट साहब जो है काफी थोड़ा फ्री हैं और लग रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो वहां पे पुलिस जाती है कि साहब इनका केस देख लीजिए एक बार, और ऐसा ऐसा है, उनका मूड बहुत अच्छा है, देखा फटाफट निपटा दिया, छोड़ दो इसको, चलो जाने दो। लेकिन मजिस्ट्रेट आप जानते राज्य होता है, ओके, पुलिस नहीं रोक सकती इसके बाद में। हाँ, मजिस्ट्रेट मतलब राज्य, एक तरह से राज्य, हाँ स्टेट। तो और अगर मजिस्ट्रेट का मान लो मूड खराब हुआ, ठीक है, मूड खराब हुआ, मान लो कि इनसे उनको कोई दिक्कत हो गई है, तो आप पहुंच तो गए समय पे 24 घंटे के अंदर, लेकिन मजिस्ट्रेट का मूड खराब है, देखिए साहब पुलिस वाले, और पुलिस ये देखिए साहब ये इस तरह का अपराध ऐसा है वैसा है, ठीक है, नहीं चेक करेगा, बोला अरे ऐसा करो कि कल परसों लाना, और कल परसों में क्या करेगा, फिर पुलिस अपने रिमांड पे ले लेती है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कैसे कि दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में इसको रिहा करने का भी अधिकार दिया गया है कि भाई इसको आप रिमांड पर नहीं रख सकते, ये ऐसा कोई खूनी दंडिया नहीं है, इसको क्या करें, इसको छोड़ दीजिए, हम इसकी बातें समझ, हमने देख लिया पूरा एविडेंस, तो कौन छोड़ देगा, और पुलिस क्या कर दी, रिहा कर देगी उसको। लेकिन मान लो माननीय मजिस्ट्रेट का मूड खराब है, उस टाइम पे समझ सकते हो क्या, अरे इसको 2-3 दिन का ट्रायल दो, जाके इसको ले जाओ, अभी हमारे पास में समय नहीं है, क्या सब तमाम, तो क्या, तो ध्यान रखना कभी भी अगर मान लो ऐसा कोई अपराध नहीं करना, तो ध्यान रखना सैटरडे संडे को वो बहुत अपना फ्री रहना चाहते हैं, सब लोग रहना चाहता है, तो सैटरडे संडे कभी ऐसा मत बोलना कि चलो सैटरडे संडे में वो बोल देना ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर बेल दिलवानी है या अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना तो बोल देना सर जल्दी ही चलिए, हालांकि ऐसा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी दंडाधिकारी जो है बिना अतिरिक्त निरोध दिए क्या करेगा, आपको 24 घंटे में रिहा करने का इसको अधिकार दिया। और यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। पॉइंट को नोट करते हुए कुछ चीजें जानेंगे यहां पे पीटी के लिए, ठीक है, कि ये जो सुरक्षा कवच दिया गया है ये केवल और केवल किसके लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है। इसमें विदेशी व्यक्ति निवारक या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। और निवारक हिरासत की जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा हुआ था कि वहां पे अदालत बोलती है कि इस बार हम आपको छोड़ रहे हैं, अगली बार जो है हम आपको बख्शेंगे नहीं। तो ऐसे कानूनों में ऐसे कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए भी ये उपलब्ध नहीं है। चारों जो यहां पे आपको सुरक्षा कवच आर्टिकल 22 में दिए गए, ठीक है। आगे कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी, यह व्यवस्था भी दी कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध, न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी,
आयकर ना देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता है। तो ये कुछ यहाँ पे अपवाद भी दिए गए हैं कि कहां कहां पे ये लागू नहीं होता है। तो कहां कहां लागू नहीं होता है कि भाई यहां पे देख सकते हैं, गिरफ्तारी में, जन आधारित गिरफ्तारी में, जन अधिकार गिरफ्तारी में आयकर ना देने वाले और विदेशी के पकड़े जाने पर ये लागू नहीं होता है आर्टिकल 22। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अर्थात कोई ऐसी सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे वो 4 पॉइंट, ये कौन सा चौथा पॉइंट, ठीक है। और इसका प्रयोग केवल और केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर ही हो सकता है। ये आप समझ गए होंगे कि केवल और केवल क्या है, आपराधिक क्रियाओं पर, क्रिमिनल ऑफेंस पे, तभी जो है ये आर्टिकल 22 वहां पे आपको संरक्षण प्रदान कर सकता है। आयकर से संबंधित, किसी विदेशी के पकड़े जाने से संबंधित या गिरफ्तारियां, या आप कह सकते हैं जन अधिकार कोई यहां पे दिए गए हैं, ठीक है, जन अधिकार गिरफ्तारियां, तो ऐसे में आर्टिकल 22 काम नहीं करेगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे केवल और केवल क्या, आपराधिक क्रियाओं और सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर ही हो सकता है। आर्टिकल 22 का प्रयोग आपको संरक्षण प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ पे भाग देख लिया, ठीक है, एक तो हमने भाग देख लिया। अब दूसरा भाग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला हमने हमारे पास में क्या था, निवारक की हमने बात की हुई थी। यहाँ पे हमने यहाँ पे बात क्या की है, यहाँ पे देखा हुआ निवारक की बात की हुई है, और इसमें 2 भाग दिए थे। एक भाग कौन सा था कि एक तो साधारण कानूनी मामले थे, ये हमने देख लिया, हमारे पास 4 संरक्षण दिए गए हैं और उसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। और दूसरा जो है ये भाग निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। अब निवारक हिरासत के मामले से संबंधित हमारे पास में क्या क्या सुरक्षा कवच दिए गए हैं, इसकी हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बी नंबर पे आते हैं, ठीक है, निवारक हिरासत की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, गिरफ्तार किया गया, और यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। तो आप क्या करेंगे, एक चीज और ध्यान करते हुए सुनते चलेंगे कि आर्टिकल 22 जो है उसका एक भाग वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, और दूसरा भाग जो है वो आप देखेंगे कि ये नागरिक और विदेशी दोनों व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, ठीक है, नागरिक और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो ये कौन सा बी पार्ट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। ये दोनों के लिए है, नागरिकों के लिए भी है, विदेशियों के लिए भी है, जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। तो अगर ये बोर्ड जो कि जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, अगर ये आगे फॉरवर्ड नहीं करता है, आगे फॉरवर्ड मतलब कि ऐसा नहीं बोलता है कि भाई इनका 4 साल का क्या कर दो, इनको जो है हिरासत में रखो, सॉरी 4 महीने तक इनको हिरासत, तो तब तक क्या है 3 महीने मैक्सिमम आप देखेंगे, 3 महीने से ज्यादा ये हिरासत वो नहीं बढ़ाई जा सकती। और अगर बढ़ानी है तो बोर्ड से परमिशन या बोर्ड की सिफारिश अनिवार्य रहेगी। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। अब ये देखिए, एक यहां पे नया एक जोड़ा गया है कि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। अब ये सार्वजनिक हित कौन होंगे, या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट बताए या फिर सरकार बताए, ठीक है। तो एक संरक्षण तो दिया गया है, वो संरक्षण क्या दिया गया इसमें कि निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि भाई आपको इसमें हिरासत में क्यों लिया गया है, और आपकी जो गिरफ्तारी या हिरासत बढ़ाई जा रही है, समय बढ़ाया जा रहा है, वो भी बताया जाना चाहिए। तो एक जो है यहाँ पे आप देखेंगे संरक्षण प्रदान किया गया, दोनों के लिए है, नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है।
लेकिन एक भाग इसमें और जोड़ा गया है कि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध से बताना आवश्यक नहीं है। नजरबंदी में देखेंगे अगर आप, तो नजरबंद लोगों को नहीं बताया जाता कि आपको नजरबंद क्यों रखा गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर की बात करें, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहां पे तो आप पाएंगे कि ऐसे सार्वजनिक हित के मामले को जानते हुए देखते हुए सरकार ने क्या किया था, उनका निवारक जो है, जो हिरासत था, उसको बढ़ा दिया हुआ था और आगे बढ़ता चला गया था। तो नजरबंद उनको करके रखा गया हुआ था, ठीक है, जिससे कि सार्वजनिक जो हित हैं या सौहार्द हैं वो नहीं बिगड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो यहां पे संरक्षण तो दिया गया, लेकिन एक मुद्दा जोड़ दिया गया कि सार्वजनिक हितों को विरुद्ध जो है ये ऐसा बताना आवश्यक नहीं है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। कह सकता है कि साहब हम प्रतिवेदन करने जा रहे हैं कि हमें आखिर क्यों जो है हिरासत में रखा क्यों गया, हमें हिरासत में क्यों रखा गया है, तो क्या करेगा, उसको अधिकार दिया गया है कि उसके आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन दे और कोर्ट में जाए। तो ये सारे मुद्दे हमने देखे। यहाँ पे हमने ए के बारे में देखा, ए में हमने देखा था साधारण कानून था, उसके तहत हमें क्या संरक्षण दिए गए हैं, और दूसरा हमने यहाँ पे देखा दंड विषयक कानून, तो इसमें हमें क्या क्या संरक्षण दिए गए। ठीक है, ये सारे मुद्दे हमने यहाँ पे देखे हुए। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्या कुछ बातें और भी हैं देखते हैं यहाँ पे। जैसे अनुच्छेद 22 संसद को भी यह बताने के लिए अधिकृत करता है कि क्या बताने, क्या कह रहा है, देख लीजिए एक बात थोड़ी सी। आर्टिकल 22 जो है संसद को भी कुछ अधिकार देता है, क्या क्या दे रहा है, यह बताने के लिए कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना भी विरुद्ध नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहां पे निरुद्ध नहीं किया जाएगा, निरुद्ध नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेंगे, निरुद्ध नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपना करेक्शन, अब मैं इसको करेक्शन करके दूंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, निरुद्ध नहीं किया जाएगा, निरुद्ध नहीं किया जा सकता, यहां पे निरुद्ध होगा। ठीक है, निरुद्ध है, थोड़ी सी मिस्टेक है, परेशान नहीं होना, मैं बताता चल रहा हूं। ओके, तो किन परिस्थितियों का ये संसद को बताने का अधिकार दिया गया, आर्टिकल 22 के तहत क्या है कि किन परिस्थितियों का अधीन या किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसको दिया गया अधिकार, संसद को दिया गया। और दूसरा मुद्दा इसी में है, कह रहा है कि किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। ठीक है, तो एक तो मना करता है कि यहां पे क्या है, निरुद्ध नहीं किया जाएगा, और इसमें वर्ग भी शामिल है, कुछ वर्ग और आप देख रहे हैं, कुछ चीजें और परिस्थितियां भी शामिल हैं। तो एक में तो बोल रहा है कि निरुद्ध नहीं किया जाएगा, दूसरे में कह रहा है कि इस विधि के अधीन जो है निरुद्ध किया जा सकेगा, अर्थात दोनों अधिकार दिए गए हैं। तो सरकार, ध्यान रखना, सरकार स्टेट अपने आप में पावरफुल होता है, ध्यान से सारी चीजें करना। ठीक है, क्योंकि ये संसद को भी अधिकार दिया गया है, तो संसद क्या कर सकती है, ऐसे यहां पे नियम बना सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, संसद है, राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, ध्यान रखेंगे, यहां पे क्या है, संसद को अधिकार। तो निरुद्ध किया भी जा सकता है और निरुद्ध नहीं भी किया जा सकता है, और खास वर्ग की बात हो रही है, किसी वर्ग या वर्गों की बात हो रही है, इनसे संबंधित मामले की बात हो रही है, परिस्थितियां भी विद्यमान हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या दिया गया है, आर्टिकल 22 में संसद को अधिकार दिया गया है। एक और है, कहता है जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। ठीक है, तो ये भी बताने का अधिकार दिया गया कि ये जो बोर्ड है ये कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो बताएगा कि इनका गिरफ्तारी या हिरासत 3 महीने से
कम होनी चाहिए, 3 महीने के बाद में बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये सब कौन प्रक्रिया निर्धारित कर रहा है? ये सारी की सारी प्रक्रियाएं संसद निर्धारित कर रही है। क्या है कि जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, ये भी कौन बताएगा? ये माननीय संसद बताएगी। ठीक है, एक यहां पे प्रावधान किया गया, कुछ बदलाव किए गए हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 से 2 माह कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। क्या किया गया है? 2 माह कर दिया गया है। हालांकि यह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आई हुई है, जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह की अब भी जारी है। तो क्या कहने का मतलब क्या है? मोरारजी देसाई जी की सरकार आई 1978 में, 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया और कहा गया कि नहीं भाई, इसको 3 महीने से क्या किया जाएगा? 2 महीने कर दिया जाएगा। लेकिन यह व्यवस्था आज तक नहीं आई क्योंकि सरकारों में वो इच्छा शक्ति नहीं है। और आप देखेंगे भी सरकारें भी थोड़ा सा वही है, मजे लेने के लिए, तो मौज पे थोड़ा सा मूड में रहते, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो है 1978 में जो आई थी, इसको आज तक शामिल नहीं किया गया। और फिर वही अपनी पुरानी व्यवस्था, क्या 3 महीने वाली, अभी भी अवधि क्या है? 3 महीने जारी है। अर्थात 3 महीने तक आपको हिरासत में रखा जा सकता, और अगर इससे ज्यादा बढ़ाना है तो सलाहकार बोर्ड जो है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के जजेज होते हैं, वो क्या करेंगे? आपको ऐसा राय देंगे सरकार को कि भाई इनकी जो हिरासत है उसको 3 महीने से बढ़ाकर आगे कर दी जाए। ठीक है, या तो संविधान ने हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद एवं विधान मंडल के बीच विभक्त किया है। पॉइंट को नोट करते चलेंगे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहां पे विभाजन भी दिया गया, अर्थात संसद और विधान मंडल क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ इनके जो वैधानिक शक्तियां हैं हिरासत से संबंधित, उसमें क्या विभाजन किया गया, अर्थात संसद भी और राज्य विधान मंडल, ये सब। संसद के पास निवारक, निरोध, रक्षा, विदेश मामले एवं भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार दिए गए हैं। संसद, राज्य विधान मंडल दोनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा मामले आदि पर हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी ध्यान रखना, ये सारे पीटी के इस तरह से क्या है, आपके स्टेटमेंट बनते हैं, तो इसको ध्यान से एकदम पढ़ते चलेंगे आप लोग। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हैं ये एक अधिकार दिया गया है, इधर भी एक अधिकार दिया गया है। ओके, और भी कुछ चीजें हैं ऐसे, यहां पे देखते हैं। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है, जैसे कि आप देखेंगे निवारक निरोध अधिनियम 1950, और इसको 1969 में इसको खत्म कर दिया जाता है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप देखेंगे। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में इसे पारित किया जाता है, जिसे 1978 में निरसित कर दिया जाता है। और विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम, जिसको बोलते हैं कॉफपोसा, ये 1974 में आया। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा, ये 1980 में आया। तो संसद द्वारा कुछ इस तरह के कुछ कानून, निवारक निरोध कानून बनाए गए हैं, और इनको खास जानकारी में आप कहीं एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं मेन सेंस में। वैसे जो है स्टेट पीसेस में हो सकता है कभी कभी आपसे सम्मिलित करने के लिए पूछ दे, मैच करने के लिए पूछ दे, लेकिन इसको क्या करेंगे आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही देखेंगे। और भी हैं, जैसे चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, ये 1980 में आया। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा 1985 में आया, और 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया। व्यापक औषधि और मनरूप प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण, ठीक है, ये अधिनियम 1988 में आया। और आके देखेंगे आप आतंकवाद निवारण अधिनियम, ये आप देख लेते हैं। ठीक है, पोटा जिसको बोलते हैं, 2002 में आया, 2004 में इसे खत्म कर दिया गया।
और तमाम सारे यहाँ पे और भी कानून है, एक बार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम सारे कानून जो है ये संसद ने यहाँ पे बनाए हुए हैं, लेकिन आगे कुछ चीजें और भी हैं, देखेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग में आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्थाएं हों। अमेरिका में तो है ही, अमेरिका में तो है ही नहीं। ब्रिटेन में इन्हें तब दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल के समय यह व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818 एवं भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो कब की का बात हो रही है? ब्रिटिश काल की बात हो रही है। तो ब्रिटिश काल के समय में भी ये भी हमारे भारत में भी यह व्यवस्था विद्यमान थी। तो ये सारे हमने बात की हुई है, और अगर पढ़ना चाहते हो तो हम इसको भी फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा जरा सा ही है, इसमें एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कल करेंगे इसको हम लोग। कल हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार इसकी बात करेंगे, और ये 23 और 24, ये 23 और 24 एक साथ करेंगे, और इसके बाद में हम 25 के बारे में देखेंगे, एक साथ कर लेंगे। ठीक है, 25 के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक साथ करेंगे ये सारे 25 से 28 तक का धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। तो ये एक साथ हम पढ़ेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन 25 से 28 हम एक साथ करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको जितने भी सारे हैं वो आर्टिकल जो कि धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, अधिकार देते हैं ऐसा, वो सब आपको एक साथ में मिल जाए। ठीक है, तो कल हम लोग 23-24 करने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय। एक बार क्लास और देखेंगे, आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज।